हाँ देखिए, अब हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 3 के एग्जाम्पल नंबर 5 को पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल 5 में कहा गया है कि 5x माइनस के 8y प्लस 1 बराबर 0 एक समीकरण है, और दूसरा समीकरण है कि 3x माइनस के 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0। तो ग्राफ से बताना है, ग्राफ बना के बताना है कि इसका हल कैसा होगा। हल कोई नहीं होगा, या अद्वितीय होगा, या अनेक हल विद्यमान होंगे। ये बात ग्राफ की सहायता से बतानी है, आवाज नहीं करेंगे। देखिए हाँ, तो मैं कहूंगा कि पहले समीकरण से पहली टेबल बनाएंगे और दूसरे समीकरण से दूसरी टेबल बनाएंगे और दोनों को अंकित करेंगे ग्राफ पर, है ना। ऐसे ही तो करते हैं। तो देखिए 5x बराबर ये 8y माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 1 प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सीधी सीधी बात, 8y माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x का 5 के साथ में गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, है ना। तो मैं अब इसकी एक टेबल बनाऊंगा, है ना। y के मान रखेंगे और x के मान मिल जाएंगे। यहाँ से y के मान रखेंगे और x के मान मिल जाएंगे। अच्छा, y का मान कितना रखा जाए, 2। तो 8 दूनी 16, 16 में से 1 जाएगा तो 15 बचेगा, 15 में 3 5 का भाग रहे हैं तो 3 आ जाएगा। हाँ, अगला कितना रखें, माइनस के 3। तो माइनस के 3 रहेंगे तो 24, और 24 का एक हो जाएगी माइनस के 24, और माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 25। माइनस के 25 में 5 का भाग जाएगा तो माइनस के 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस के 5। अब y का मान कितना रखें, 4। अरे 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 एक ही रखा जाएगा, कोई 4 से बड़ी व्यवस्था। 3 आपको ऐसी संख्या आनी चाहिए कि माइनस के 8 सही है, 8 के साथ 8 तो 8 माइनस के 64, और माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 65। माइनस के 65 में 5 का भाग लोगे तो माइनस कितने आएगा, माइनस कितने आएगा। बड़ी संख्या होगी, मैं छोटी 4 आता है, छोटी हो जाएगा 7 से। देखो ये थोड़ी बड़ी संख्या हो रही है ना। आप ग्राफ बनाएंगे तो उसमें से थोड़ी सी समस्या हो सकती है, इसीलिए छोटी संख्या रख लेते हैं, माइनस के 7 रख लेते हैं। 7 8 56 हो जाएगा, माइनस के 56, और माइनस के सॉरी प्लस के 7 रखो, 7 8 56, 56 से 1 जाएगा तो 55, 55 में 5 का भाग दोगे तो या कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो भाई, आप इस समीकरण को देख के थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा, तो इसको कैसे हल करें, यही बात तो आ रही होगी। तो देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर 5 का गुणा कर दूं ताकि ये कट जाए, है ना। क्या करना है, नीचे 5 है, नीचे 5 है, तो मैं समीकरण 5 का गुणा करूंगा, 5 से 5 कट जाएगी, 5 से 5 कट जाएगी, 5 से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सिंपल सा समीकरण बन जाएगा ना 5 से गुणा करने पर। और साथ ही यानी कि मुझे क्या करना है, 5 का क्या करना है, गुणा, है ना। साथ ही नजर आ रहा है कि ऊपर अब इसी समीकरण में 3 का क्या जा सकता है, भाग जा सकता है ना। 3 कट जाएगा, 3 यहाँ भी कट जाएगा, और 3 यहाँ भी कट जाएगा, तो इस समीकरण में भी 3 का भाग जा सकता है। तो 3 का क्या दे देंगे, भाग, दोनों काम एक ही साथ कर लेंगे। तो मैं कहूंगा 5/3 का गुणा कर दूंगा। बोलो बात समझ में आई, दोबारा देखेंगे। इस समीकरण को सीधा सीधा समीकरण नहीं है, नीचे 5 है, 5 है। देखो यदि ये 24/5 है, मैं इसके साथ में 5 का गुणा करूं तो मैं यही तो कहूंगा 5 से 5 कट जाएगी, क्या रह जाएगी संख्या, 24 संख्या रह जाएगी। तो 24 को हल कर सकते हैं, ये कहेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण में 5 का क्या दे रहे हैं, भाग, है ना। और ऊपर से देख पा रहे हैं कि इस समीकरण में 3 का क्या चला जाएगा, भाग। तो 5 को गुणा और 3 को भाग, अर्थात 5/3 का गुणा करने का। समझ में आया। तो देखो समीकरण में 5/3 का गुणा नहीं आ रहा, समझ में आ रहा, 10 हम बात एक ही होगी, लेकिन ये कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 10 लेके भी कर सकते हैं।
तो नीचे वो संख्या बचेगा उसको भाग दे सकते हैं। हाँ 5 लस लेंगे ना, 5 लस लेंगे, लस लेके करें ये अच्छा पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक तरीका समझ में नहीं आएगा तो दूसरा बताएंगे, परेशान ना हो, ठीक है। सोए वाले बैच में ऐसे ही बताया तो उनकी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो। देखो 5 एलसीएम ले लूंगा मैं, यही तो बोलूंगा, जाके जब निकाल लेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 3 15x माइनस 5 एकम 5 एक बार और 1 का से गुणा करोगे तो यही आ जाएगा 24 बार प्लस 5 एकम 5 एक बार 1 का से करोगे तो 3 बराबर, जाके जब 1 लिखेंगे अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर की स्थिति पर वज्र गुणा 1 को याद करें तो ये आ जाओ 15x माइनस के 24y प्लस के 3 और 0 को कोई गुणा करो तो अब ये समीकरण में क्या हो रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देने का, 3 का भाग देंगे तो ये 5x माइनस के 8y प्लस के 1 बराबर, बात समझ में आई? अब आ गई, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं कैसे बताना चाह रहा था एक बार देखें, आप लिखना एक ही को किसी को दूसरी, मैं ये कहना चाह रहा था 3x माइनस के 24/5y प्लस के 3/5 है, तो मैं बोल रहा था नीचे 5 है तो 5 का क्या करते हैं गुणा और ऊपर सभी में 3 का भाग जा रहा है तो 3 का क्या करते हैं भाग, अर्थात 5/3 का क्या करते हैं गुणा करते हैं सबके साथ में। तो देखो 3x के साथ में भी मैं 5/3 का गुणा करता, माइनस के 24/5 y के साथ में भी 5/3 का गुणा करता, प्लस के 3/5 के साथ में भी 5/3 का गुणा करता, और 0 के साथ में करोगे बराबर 0 लिखा है ना तो 0 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 5x माइनस 5 से 5 38 24 कितना हो जाएगा 8y, 5 से 5 कटेगा 3 से 3 कटेगा कितना बचेगा 1। देखो ये बात और ये बात आपस में बराबर है या नहीं, है ना। आप कैसे भी कर पाए जैसे आपकी श्रद्धा बोले, है ना, ऐसे भी कर सकते, एक ही को लिखोगे किसी ऊपर वाले को लिखा रहेगा कर जाके आप कैसे भी कर लेना। अब आपको नीचे वाला तरीका पसंद आ रहा है, जब मैं पहला रहा था ये कर लो ये अच्छा जाता है तो आपसे अच्छा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी देखिए, अच्छा एक बात और देखो साथ में कि ये समीकरण और ये समीकरण एक जैसा हो गया, ये दोनों समीकरण एक जैसे हो गए तो एक ही रेखा आएगी, कैसे होंगे संपाती हल होंगे उसके। तो देखो 5x बराबर वैसे ही हल करेंगे, 8y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x का 5 के साथ में गुणा हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी टेबल बनाऊंगा तो यही टेबल आएगी द्वारा, क्योंकि एक जैसे समीकरण है तो द्वारा छापना है, बस क्या करना है छापना है x और y। तो y का x ये 3 कॉमा तो लिख दो, माइनस के 5 कॉमा माइनस के 3 11 कॉमा 7, क्योंकि जैसा ये है वैसा ही वे है तो एक ही मान आएंगे। आप रखना चाह रहे दोबारा लो आ जाओ, रखो रखो y का मान 2 कट दो, 16 में से 1 जाएगा बचेगा 15 में 5 का भाग आएंगे तो 3, ये बोल रहा था हम तो रखेंगे, रख लो आ जाओ। माइनस के 3 रखो तो 24, माइनस के 24 और माइनस के 1 कितना हो जाएगा माइनस के 25, माइनस के 25 में 5 का भाग दो तो माइनस के 5 और 7 रखोगे तो 7 8 56, 56 से 1 जाएगा तो 55, 55 में 5 का भाग दोगे तो 11। अब इसकी ग्राफ बनाएंगे तो देखिएगा ग्राफ उसी हिसाब से बनाएंगे, x अक्ष पर 11 तक जाना है, y अक्ष पर माइनस की सॉरी ये तो लंबा करना है, कोई दिक्कत नहीं था। देखिए तो ये मान लें 2 2 का अनुपात मान लें, है ना, तो यहाँ 0 लिखूंगा मैं, तो यहाँ 2 4 6 8 10 12, हाँ माइनस का 1 सॉरी 2 2 का ही मानेंगे तो माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 6 और माइनस के 8, है ना। y अक्ष पर कहाँ तक जाना है 7 तक जाना है, तो मैं यहाँ भी 2 ही मान लूँ 2 4 6 हाँ माइनस के 2 माइनस के 3 और सॉरी 4 और 6। देखिए मैं ऐसे ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, ऐसे ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। हाँ जी देखिए, अब इन बिंदुओं को निर्देशांकित करेंगे तो पहला बिंदु हमारा x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे
2, x अक्ष पे 3 y अक्ष पे 2, तो x अक्ष पे 3 कहाँ होगा? 2 और 4 के बीच में कितना होगा? 3। x अक्ष पे 3 हो गया, तो बीच की लाइन होगी, थोड़ी सी बड़ी होती है ग्राफ की, वो बीच की लाइन हो जाएगी और 2, 3,2 यहाँ हो जाएगा आपका 3,2। x अक्ष पे -5 और y अक्ष पे -3, तो x अक्ष पे -5 जहाँ होगा 4 और 6 के बीच में, और इधर -3 2 और 4 के बीच में होगा, तो ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, तो यहाँ मिल जाएगा -5, -3। और x अक्ष पे 11 और y अक्ष पे 7, तो 11 कहाँ होगा? 10 और 12 के बीच में 11 होगा, और y अक्ष पे 7, 8 और 6 और 8 के बीच में होगा 7, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा और यहाँ से यहाँ तक आएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा 11,7। इनको आप जब मिलाओगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, है ना? तो ये सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। अब ना दूसरे सन्निकट की रेखा बनाओगे, यही बिंदु है, इनके ऊपर से क्या करेंगे? दूसरी रेखा को उतार देंगे, तो ये रेखा कैसी हो जाएगी? इसके संपाती। और जब मैं कहता हूँ संपाती रेखा होगी, तो इस रेखा का प्रत्येक बिंदु इन दो समीकरण का हल होगा, इसलिए कितने हल हो जाएंगे? अनंत हल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मैं माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई लिखना प्रारंभ कर दें बिना आवाज किए हुए, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई, हाँ बिना आवाज किए हुए। तो अतः संपाती रेखा है इसीलिए अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होंगे। समझ में आया ना? तो लिख सकते हो। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में कहा गया है कि चंपा एक सेल में कुछ पेंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, खरीदने तो पूछा कितने कितने ले गए, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। और फिर कहा कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। तो पेंट तथा स्कर्टों की 4 कम है। सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पेंट और स्कर्ट खरीदी। तो देखिए हम मानेंगे पहले कि माना चंपा ने चंपा ने स्कर्ट खरीदी। क्या लगा? यही लिखा था पहले? छोड़ो, अरे छोड़ो। माना स्कर्ट की संख्या x, स्कर्ट की संख्या x तथा पेंटों की संख्या y। अच्छा, आपके लिए उल्टा माना था? ऐसा नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो, है ना? ऐसा जरूरी नहीं कि पेंटों की संख्या को x माना जाए या y माना जाए, ये कोई प्रावधान नहीं है ना? आपकी फिर इच्छा है, आप ऐसा कुछ भी मान सकते हो। पेंटों की संख्या को x माना है, स्कर्ट की संख्या को y, कोई मान सकते हो। उत्तर उतना ही आएगा, ये मत माना कि x का उत्तर आ रहा है। ये देखो x माना क्या है, जो माना है ना उसका उत्तर उतना ही आएगा। तो देखिए पहली कंडीशन में कहा गया है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या से 2 गुने से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या है ना, स्कर्ट की संख्या कितनी है? y, और पेंटों की संख्या कितनी है? x। तो स्कर्ट की संख्या है वो काय के बराबर है? पेंट खरीदे बाकी 2 गुने से 2 कम है ना? आवाज नहीं। स्कर्ट की संख्या कितनी है? x, वो काय के बराबर है? पेंट की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। साफ कहा है। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1।
फिर कहा गया है कि स्कर्ट की संख्या खरीदे गए पेंटों की संख्या, पेंट कितने हैं? उल्टा हो रहा है, एक मिनट उल्टा हो रहा है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है, उल्टा हो गया, फिर मानने के हिसाब से उल्टा हो गया है ना। देखो स्कर्ट की संख्या कितनी मानी है? 22। आवाज नहीं करेंगे। स्कर्ट की संख्या कितनी मानी है? 22। सॉरी उल्टा हो गया थोड़ा सा। स्कर्ट की संख्या 22। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। पेंट कितने हैं? x। स्कर्ट की संख्या है वो काय के बराबर है? पेंट के 2 गुने से 2 कम। समझ में आ गया? स्कर्ट की संख्या 22 मानी है, वो काय के बराबर है? जो पेंट है ना उनकी 2 गुने से 2 कम है। फिर ऐसे ही कहा गया है कि स्कर्ट की संख्या 22 है, वो काय के बराबर है? खरीदे गए पेंटों की संख्या के 4 गुने से 4। तो 4 गुने पेंट का 4 गुना 4x माइनस के 4, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1। इन दोनों समीकरणों से टेबल बनाएंगे और ग्राफ प्राप्त करेंगे। देखिए इधर देखिए, अच्छा डायरेक्ट टेबल बन जाएगी आपको। x का मान रखेंगे और काय का मान मिलेगा? y का। x का मान यदि मैं 1 रखूं 1 तो 2 एकम 2 में से 2 जाएगा तो 0। x का मान 2 रखूं तो 2 का 2 से 4, 4 में से 2 जाएगा तो x का मान 3 रखूं 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4। ऐसे ही यहाँ देखो x का मान रखूंगा और काय का मान मिलेगा? y का। नहीं जाएगा 2 का भाग, यहाँ क्या जा रहा? यहाँ भी जाना चाहिए तब दे पाएंगे 2 का भाग, ऐसे दे पाएंगे। x का मान यदि मैं 1 रखूं 1 तो 4 एकम 4 में से 4 गया तो x का मान 2 रखूं 4 दूनी 8 में से 4 आएगा तो x का मान यदि मैं 0 रखूं 0 रखूंगा तो माइनस क्या? अच्छा तो प्लस में ले ले 3 रख ले, 4 3 12 12 में से 4 जाएगा तो नतीजा। अब इसकी ग्राफ बनाएंगे। नहीं द्वारा क्या रखा तो वही आएगा उत्तर। अच्छा ये बोल रहा है x का मान यहाँ 1 रख लिया है, यहाँ भी 1 रख लो, यहाँ भी 1 रख लो, मतलब क्या है? एक ही बात रिपीट करते रहोगे? ऐसे नहीं, मैं एक ही सवाल बोलो जाना बताओ। 1 आ गया, 1 पे 0 मान आएगा तो फिर अगला ही बिंदु ले, फिर अगला निर्देश सूत्र में ना अगला लिखना है। तो x अक्ष पर 3 तक जाना है, 1 2 3। आवाज नहीं करेंगे। हाँ जी। और y अक्ष पे कहाँ तक जाना है? 4 तक। तो 2 का 8 तक जाना है, 2 का पैमाना मान लेते हैं 2 4 6 और 8। माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माना है? 1 इकाई माना है नालायक। y अक्ष पर 2 इकाई, वैसे जैसे हम क्या हुआ है? अच्छा पढ़ने का मन नहीं तो जरा देखें। देखो x का मान 1 और y का मान है ना, तुम पढ़ रहे हो यहाँ चंपा पेंट और स्कर्ट खरीद ले आई पढ़ने के लिए सोच रहे हो है ना, नालायक कहते। इधर देखो x का मान 1 और y का मान 0, x का मान 1 और y का मान 0, यही बिंदु होगा 1, 0। x का मान 2 और y का मान 2, x का मान 2 और y का मान 2, ये हो जाएगा 2, 2। x का मान 3 और y का मान 4, x का मान 3 और y का मान 4, ये हो जाएगा 3, 4। ये आप बनाओगे तो एक सीध रेखा है ना, 1, 0 यही हो जाएगा। 2, 4 x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 4, ये हो जाएगा 2, 4 और x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 8, ये हो जाएगा 3, 8। ये बनाएंगे। कहाँ काटनी है? 1, 0 पर। x बराबर क्या है? 1 और y बराबर क्या है? 0। अब बात समझें। अच्छा अतः अब आवाज नहीं करें। अतः स्कर्ट की संख्या क्या मानी थी हमने? y मानी। y बराबर कितना है? 0। और पेंट की संख्या हाँ मैंने ये बना दिया आपको। पेंट की संख्या कितनी है? मात्र ना, आवाज नहीं, मात्र क्या किया है? 1 पेंट खरीदा है और बात इतनी बड़ी बना दी देखो है ना। पेंट की संख्या सॉरी ये बताया, पेंट की संख्या स्कर्ट की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। ये तो बोला ना कि स्कर्ट की संख्या बोला। अच्छा स्कर्ट की संख्या पेंट के 2 गुने से ये बोला सॉरी
स्कर्ट की संख्या पैंट के दोगुने से 2 कम है। अब पैंट कितना खरीदा? 1, और 1 का दोगुना 2, और 2 में से 2 गया तो 0 खरीदा ना। दूसरी कंडीशन में भी समझे कि स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या के 4 गुने से 4, तब स्कर्ट उसने 1 खरीदा है, इसका 4 गुना करोगे तो 4 कम 0। एक पैंट खरीदा है, बाकी मुझे इतना सवाल करवा दिया खाऊंगा मैं। समझ में आया ना? समझ में आया? हाँ, आप ठीक आवाज नहीं करोगे। हाँ, अब 3.2 का प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके बताइए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। यही है ना आपका सवाल? तो देखें, समीकरण है आपका पहला 5x - के 4y + 8 बराबर 0। क्या हो गया? एक मिनट। सवाल में कहा गया है अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समबाहु हैं। अच्छा, ये आपको तुलना करके बताना है। अब तक हम क्या कर रहे थे? ग्राफ खींच के बता रहे थे। अब केवल A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बताना है कि इनका ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं। तो उस दिन मैंने तीनों कंडीशंस लिखा दी थी। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 है, और आपका दूसरा समीकरण है कि 7x + 6y - के 9 बराबर 0। ये कौन सा समीकरण है? दूसरा समीकरण। देखो, देखिएगा। अच्छा, मैंने उस दिन बताया था कि A1x + B1y + C1 बराबर 0। ये क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। क्या होता है? व्यापक रूप। तो देखिए, ये व्यापक रूप बराबर 0 लेके आना है, कहने का तात्पर्य बराबर 0 लेके आएंगे, इसमें भी बराबर 0। भाई जी 9 इधर होता तो इधर लेके आना पड़ता, बराबर 0 लेके आएंगे। आवाज नहीं करेंगे। तो देखिए A1 का मतलब क्या? अच्छा, उस दिन मैंने बताया ना कि A1x + B1y + C1 बराबर 0 है ना। तो x का मतलब क्या हो जाएगा? A1 का गुणांक। A1 का मतलब क्या हो जाएगा? x का गुणांक। तो A1 x का गुणांक कितना आया? 5। और B1 कितना है? -4। और C1 कितना है? 8, है ना। पहला समीकरण तो A चलेगा, A11 चलेगा, और दूसरे में क्या चलेगा? तो पढ़े बताया ना उस दिन मैंने, दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप बताया था, लिखा है तो और कहाँ पढ़ा है। हाँ, तो A2 का मान कितना है? 7, और B2 का मान 6, और C2 का मान -1। हाँ, बात समझ में आया ना? आया? देखो दोबारा देखो, मैंने उस दिन बताया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप A1x + B1y + C1 बराबर 0, और दूसरा होता है A2x + B2y + C2 बराबर 0। ठीक है। अच्छा, तो x का क्या मतलब है? A1 का मतलब क्या है? x का गुणांक। पहले समीकरण में x का गुणांक, तो पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है? 5। B1 का मतलब क्या है? y का गुणांक। y का गुणांक कितना है? -4। C1 का मतलब अचर 8। यहाँ से A2 का मतलब x का गुणांक कितना है? 7। B2 का मतलब y का गुणांक कितना है? 6। C2 का मतलब अचर कितना है? -9। बात समझ में आई? अच्छा, देखो अब देखिए क्या ज्ञात करना है? A1/A2। तो A1 का मान कितना है? 5, और A2 का मान कितना है? 7। फिर ज्ञात करना है B1/B2। तो B1 -4 और B2 6, कटे जाएगी, कितनी आ जाएगी? -2/3। कट जाएगी ना, -2/3। तो A1/A2 का मान बराबर नहीं है C1/C2 की आवश्यकता भी नहीं है, निकालो या ना निकालो। तो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस कंडीशंस में क्या होता है? हाँ, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। हाँ, आवाज नहीं, रेखाएं होती हैं, तथा समीकरण युग्म संगत होंगे। समीकरण युग्म संगत होंगे, समीकरण युग्म संगत होंगे, तथा अद्वितीय हल विद्यमान होगा। बोलो, बात समझ में आएगा? इस प्रकार से चेक करना है, अद्वितीय हल विद्यमान होगा, लिख सकते हो आप। तीनों कंडीशंस बताइए।